हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सब मेरी गिफ्ट ऑनलाइन भेज दीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है ना? सब लोग गिफ्ट भेजेंगे। हमारा देश ऐसा है ना, जहाँ गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है यार। मतलब गुरु की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। हालाँकि वर्तमान समय में कुछ परिदृश्य बदला है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। गुरु के ऊपर एक बहुत ही फेमस दोहा है कबीरदास जी का, आप सबने सुना होगा उसके बारे में। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपन, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये कबीरदास जी का दोहा है गुरु जी के ऊपर। हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस था। तो इसी वजह से इस दिन हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उसके अलावा ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन 1962 से लेकर 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, अगर पढ़ना चाहें। जैसे इनको भारत रत्न भी मिला 1954 में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। भारत में जो G20 की मीटिंग हो रही है, इसमें चाइना शामिल नहीं होगा। इसकी जानकारी चाइना के विदेश मंत्री ने दी है। हालाँकि इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई उन्होंने। वजह बताओगे भी कहाँ से भाई, जब वजह है ही नहीं, ज़बरदस्ती बस परेशान करने के लिए। क्योंकि होता है कि G20 जैसी ऑर्गनाइज़ेशन है और इसकी मीटिंग हो रही है भारत में। अब यहाँ पे कोई देश शामिल नहीं हो रहा, तो ये मुद्दा बन जाता है कि आखिर ऐसा क्या मुद्दा बन गया कि भारत में होने वाली G20 मीटिंग में कोई 1 देश या 2 देश शामिल नहीं हो रहे हैं। तो बस ये लोग परेशान करने के लिए, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लोग हम लोग को परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। उसके पीछे कोई विशेष वजह है ही नहीं, तो आप वजह बताओगे कहाँ से? हालाँकि इसको ध्यान में रखेंगे कि चाइना स्किप करेगा G20 की मीटिंग जो भारत में हो रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और ये बार-बार न्यूज़ में बना रहता है, तो एक बार हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में अच्छे से कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब भी ये न्यूज़ में आएगा तो बार-बार इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बात की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होता है, इन सबको कौन कंडक्ट कराता है? तो इन सबको कंडक्ट कराता है चुनाव आयोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोकसभा का चुनाव है और राज्य विधानसभा का जो चुनाव है, उसको क्या किया जाए, एक साथ में कंडक्ट कराया जाए, एक साथ में दोनों को कराया जाए। अब इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, तो इस आर्टिकल में हम यही देखने वाले हैं कि इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और अगर कोई समिति बनी है तो उसने क्या सुझाव दिया था। उसके अलावा क्या ये वास्तव में संभव है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि बार-बार हमें इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस ना करना पड़े। अगर मान लीजिए 2 बार, 10 बार ये आर्टिकल आ ही रहा है, तो रोज़-रोज़ हम इसी को डिस्कस नहीं कर सकते ना। अगर रोज़ हम इसी को डिस्कस करेंगे, तो अन्य इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है उसको कब डिस्कस करेंगे? जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो गया, इसी तरीके से चुनावी बॉन्ड का मामला हो गया। ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में आते हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, तो ये लोग लगातार चर्चा में आते हैं, बार-बार हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने नहीं बैठेंगे ना, तो आज एक बार अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, ये 2-3 दिन से आर्टिकल आ रहा है, तो अच्छे से हम देख लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स में। एक देश एक चुनाव, ये कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि लोकसभा का चुनाव हो गया और जो राज्य की विधानसभा होते हैं उनका चुनाव एक साथ में कराया जाए। इसी के लिए ये बात की जा रही है कि एक देश एक चुनाव। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी समस्याएँ भी आने वाली हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होंगे। जैसे फ़ायदा देखिए पैसे की बचत होगी, उसके अलावा जो स्टाफ लगते हैं इसमें उनकी बचत होगी, जो रक्षा बल तैनात करने पड़ते हैं उनकी भी बचत होगी। इस तरीके से बचत बहुत सारी है, फ़ायदे बहुत सारे, लेकिन नुकसान देखिए क्या ये संभव है? क्योंकि अब पता नहीं किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है, तो उसको मैच कैसे कराएँगे? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो या तो किसी विधानसभा का कार्यकाल घटाना पड़ेगा, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा और ये संघवाद के खिलाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएँ भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो इसके पीछे वजह ये है कि 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति ये देखेगी कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाता है, तो उसमें क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती हैं और लागू किया जाए कि नहीं लागू किया जाए, ये समिति का काम यही है। तो इस वजह से चर्चा में आ गया, फिर से इस पर बहस छिड़ गई। बात की जा रही है कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 में। अब जब पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव और जो राज्य विधानसभा है, उनका चुनाव साथ में हुआ। फिर ये 1967 तक इसी तरीके से चलता है, यानी कि 3 कार्यकाल तक। फिर समय आता है 1969 का। इसमें क्या होता है, तो केरल में यहाँ पे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया, तो जो यहाँ की राज्य विधानसभा थी वो भंग करनी पड़ गई। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत शुरू हो गई। पहली बार यहीं से टूटना शुरू हुआ ये, जो 1967 तक लगातार चला रहा था लोकसभा
और राज्य विधानसभा का एक साथ में चुनाव। इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल और प्रतिदल बदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गई, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव हुए। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ होते हैं। यानी अभी कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और उड़ीसा। टोटल 4 राज्य ऐसे हैं, जिनके जो राज्य विधानसभा के चुनाव हैं, ये लोकसभा चुनाव के साथ में कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें 5 मुद्दे शामिल हैं जिस पे चर्चा की जानी चाहिए व्यापक रूप से। कौन-कौन से मुद्दे हैं? यहाँ पे बात करें चुनाव कराने की वित्तीय लागत, उसके अलावा बार-बार प्रशासनिक स्थिरता की लागत, सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती में आने वाली दृश्य और अदृश्य लागत, राजनीतिक दलों के अभियान और वित्त लागत तथा क्षेत्रीय या छोटे दलों को समान अवसर प्राप्त होने का प्रश्न। अब यहाँ पे आप देखेंगे दृश्य और अदृश्य लागत के बारे में भी आगे हम बात करेंगे अच्छे से। तो ये प्रमुख रूप से 5 मुद्दे हैं जिसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा करनी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव कराने की या एक राष्ट्र एक चुनाव की पृष्ठभूमि क्या रही है, तो बात की जा रही है यह विचार वर्ष 1983 से अस्तित्व में आया था, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। यानी चुनाव आयोग ही है जिसने इस मुद्दे को बीच में लाया था, जिसने इस मुद्दे को इतना चर्चित मुद्दा बनाया। सबसे पहले इसका प्रस्ताव किसने दिया था? 1983 में चुनाव आयोग ने दिया था। हालांकि वर्ष 1967 तक एक साथ चुनाव भारत में प्रतिमान थे, यानी कि 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। ये चीज मैंने आपको बताई है। यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि 1957, 1962 और 1967 में 3 आम चुनाव हुए थे, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों एक साथ में कराए गए थे। उसके अलावा 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये चक्र बाधित हो गया था। वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 1971 में पुनः नए चुनाव हुए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार लोकसभा भंग हो रही है, यहाँ पे राज्य विधानसभाएं भंग हो रही हैं, तो फिर साथ में कैसे चुनाव हो सकते हैं जब लोकसभा को वर्ष 1970 में भंग कर दिया गया। अब बहुत सारी विधानसभा ऐसी थी जिनका कार्यकाल चल रहा है, तो कैसे इनके साथ में चुनाव कराए जा सकते हैं, वही बात यहाँ पे की जा रही है। इस प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण किए थे। लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभा दोनों के समय से पहले विघटन और कार्यकाल के विस्तार के परिणाम स्वरूप लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के अलग-अलग चुनाव हुए हैं और एक साथ चुनाव का चक्र बाधित हो गया। तो वही चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। उसके अलावा बात करें कि एक साथ अगर चुनाव कराए जाते हैं, तो इसके पक्ष में क्या तर्क हैं? पक्ष में तर्क ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 चुनाव होता है। अब बताइए हर वर्ष कम से कम 1 चुनाव हो रहा है। कहीं न कहीं पे हर वर्ष में एक ना एक चुनाव हो ही रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं जिसमें कुछ प्रत्यक्ष नुकसान भी है, कुछ अप्रत्यक्ष नुकसान भी है। ये कौन बात कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं नीति आयोग। उसके अलावा बात की जा रही है कि ऐसे में लागत बहुत ज़्यादा आती है। जैसे बात की जा रही है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है बिहार का। बिहार में अगर चुनाव कराना हो तो लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। बताइए यही 300 करोड़ रुपए की लागत जो है, अगर किसी गरीब की भलाई करने में हम लगा दें, कोई योजना लेकर के आएँ गरीबों के लिए या उनको आवास प्रोवाइड करवाएँ, तो इस तरीके से मान लीजिए नहीं 1000 लोग को मिलेगा, 10 लोग को घर मिलेगा। 10 लोग तो ऐसे रहेंगे ना जिनके सर सर पर छत आ जाएगी। तो इस तरीके से ये देखा जा रहा है। उसके अलावा बात करें कि प्रत्येक चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कारण अपने नियमित कर्तव्यों से चूक जाता है। चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने वाले इन लाखों मानव घंटे की लागत की गणना नहीं की जाती है। जैसे देखिए होता क्या है कि जो चुनाव ड्यूटियाँ लगती है इसमें ज़्यादातर क्या होता है, सामान्यतः टीचर को उठा के भेज देते हैं। यहाँ से उठा के वहाँ भेज देंगे, वहाँ से उठा के यहाँ भेज देंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं बेचारे, 1 दिन पहले पहुँचते हैं रात में। अब ना तो इनके रहने की व्यवस्था उतनी ठीक तरीके से होती है, ना खाने-पीने की व्यवस्था उतनी ठीक तरीके से होती है। बाहर जाकर के खाइए, उसके बाद ये लोग बैठे रहते हैं पूरा सुबह से शाम तक। और यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर बन कर के जाते हैं, डीएम, डीसी बनते हैं, वो लोग क्या करते हैं बेचारे, उनकी भी ड्यूटी लगी रहती है। जिले के स्तर पर सबसे प्रमुख अधिकारी यही होते हैं चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग के जो प्रमुख अधिकारी हो गए, चुनाव कंडक्ट कराने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी आईएएस ऑफिसर यहाँ पे जो डीएम है वो हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं, जो सामान्य दिनों में काम करते हैं, यानी लोगों की शिकायत सुनना, उनका निपटारा करना, ये सारे काम नहीं कर पाते हैं, बस चुनाव में फँसे रहते हैं। कभी यहाँ पे दौड़ के जा रहे हैं, कभी वहाँ पे दौड़ के जा रहे हैं, कभी ये बूथ देख रहे हैं, कभी वो बूथ देख रहे हैं, तो जो सामान्य कार्य होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएँ निकल के आती हैं, वही सारी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा बात करें नीति पक्षाघात की, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं आदर्श आचार संहिता। इसके लागू होने के बाद ना तो किसी नई नीति की घोषणा की जा सकती है, ना ही किसी का कार्यान्वयन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। अन्यथा क्या होगा, जो सत्ता में रहेगा वो चुनाव से 1 महीना पहले, चुनाव से 10 दिन पहले जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ पे किसी न किसी नई योजना की घोषणा कर देगा। वहाँ पे कोई काम कर देगा। अब क्या होगा, जनता मैनिपुलेट हो जाएगी, जनता खुश हो जाएगी कि हाँ यार, यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि वो सिर्फ़ दिखाने के लिए है, सिर्फ़ जनता को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगी अन्य जो यहाँ पे रहेंगे चुनाव लड़ने वाले, तो अन्य उम्मीदवारों के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, इनके पास उतना पैसा नहीं है। अब सरकार जो है, उसके पास तो भरपूर पैसा है, तो चुनाव के पहले जाकर के सारी योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर देगी, बाकी 5 साल काम ही नहीं करेगी। जब देखेगी चुनाव 2 महीने बाकी हैं, तब लगातार काम करना शुरू कर देगी। इस वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जा सकता है।
प्रशासनिक लागतें, सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा बार-बार उनके परिवहन पर भी भारी और दृश्यमान लागत आती है। उसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों से इन बलों को हटाने और देश भर में जगह बार-बार तैनाती के कारण होने वाली थकान तथा बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्र द्वारा एक बड़ी अदृश्य लागत का भुगतान किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं, अब मान लीजिए मणिपुर में समय लगे हुए हैं। अब जब चुनाव होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो जो रिज़र्व है उनको बुलाया जाए, अन्यथा अगर मान लीजिए हम मणिपुर मणिपुर से हटा देते हैं सुरक्षा बल को और इनको चुनाव में लगा देते हैं, तो मणिपुर के हालात और भी बिगड़ जाएँगे। और यहाँ तो हम इस लेवल पे देख रहे हैं कि इनको हटा के अगर एक बार हम सुरक्षा बलों के लेवल पर भी तो देखें, मान लीजिए आज ये लोग नॉर्थ ईस्ट में, अब इनको उठा कर के एकदम सीधा गुजरात में भेज दिया जाए। ये लोग यहाँ पे कन्याकुमारी में, इनको उठा कर के सीधे जम्मू कश्मीर में भेज दिया जाए, तो यार इनकी भी तो लाइफ है ना, जो सुरक्षा बल हैं, ये भी तो इंसान ही है ना, इनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ता है, इनकी भी तो ज़िंदगी मैटर करती है। ऐसा तो नहीं कि ये मशीन है, जब जी चाहा बटन दबा दिया, यहाँ से कन्याकुमारी से सीधे जम्मू कश्मीर पहुँच गए, जब जी चाहा बटन दबा दिया, गुजरात से सीधा पहुँच गए मणिपुर में। तो ये भी तो नॉर्मल इंसान है, इनके ऊपर भी तो स्ट्रेस होता है, इनके भी ऊपर तो माइंड प्रेशर होता है। तो ये सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एक साथ चुनाव करने की बात की गई है, उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, यानी इसको लागू ना किया जाए, इसके पीछे के क्या तर्क हैं? तो बात की जा रही है संघीय समस्याएँ। एक साथ चुनाव को लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी या उनकी चुनाव तिथियों को देश के बाकी भागों हेतु नियत तारीख के अनुरूप लाने के लिए उनके कार्यकाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। वही बात की जा रही है कि जो राज्य विधानसभाएँ हैं, अब सबका कार्यकाल अलग-अलग हो चुका है। तो किसी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा और इस तरीके से करना संघीय जो व्यवस्था जो है और ये संविधान का मूलभूत ढाँचा है, इसका उल्लंघन हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में ये कहा था कि सरकार जहाँ चाहे वहाँ संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, मूलभूत ढाँचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब मूलभूत ढाँचा क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया था, इसको रिज़र्व कर लिया था। ये कहा था कि केस वाइज़ हम देखेंगे कि मूलभूत ढाँचा क्या है, तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान का मूलभूत ढाँचा है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमज़ोर करेगा। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध आलोचकों का यह भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए मजबूर करना लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को थोपने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना उचित नहीं है। उसके अलावा क्षेत्रीय दलों को नुकसान, ऐसा माना जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनाव में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है, जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। उसके अलावा बात करें जवाबदेही में कमी, प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेहिता बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, जैसे मान लीजिए अभी भी यहाँ पे जब एक साथ चुनाव होंगे तब तो छोड़िए, अभी कभी देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यार यहाँ पे बीजेपी को वोट देना है, यहाँ पे कांग्रेस को वोट देना है। हम ये देखते ही नहीं है कि स्थानीय स्तर पर जो नेता आ रहा है, वो स्थानीय स्तर का है कि नहीं। हम ये देखते हैं हमारे धर्म का है, हाँ ठीक है इसको वोट दे दो। हमारी जात का, अच्छा ठीक है इसको वोट दे दो। अच्छा, ये मोदी जी की पार्टी का, अरे उठाओ इसको वोट दो। अच्छा ये राहुल गांधी की पार्टी का, अच्छा इसको वोट दो। मतलब जो बहुत बड़े-बड़े चेहरे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, मोदी जी हो गए, इनको देख के हम वोट देते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि जो हमारे स्थानीय स्तर पर आ रहा है नेता, वो हमसे मिलने कितनी बार आ रहा है, हमारी समस्याओं को सुनने वाला है कि नहीं है, एजुकेटेड है कि नहीं है। हम तो ये देखते हैं धर्म जाति एक है कि नहीं है। उसके अलावा अगर ये नहीं देख पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर पार्टी से है कि नहीं है। यहाँ पे हम बड़े चेहरे को देख कर के वोट देते हैं, तो फिर जो बेचारे क्षेत्रीय दल हैं, जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं या जो कि निर्दलीय हैं, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव, सॉरी, राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ में होगा, तो फिर इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वही बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए मेरा मानना यही है कि कभी भी अगर आप अपना एमएलए चुनते हैं, अपना एमपी चुनते हैं, तो ये देखिए कि कौन-सा बंदा ऐसा है जो स्थानीय स्तर पर ठीक है। वो किस पार्टी से डज़न्ट मैटर, वो किस धर्म से डज़न्ट मैटर, वो किस जाति से डज़न्ट मैटर। आप यहाँ जाति, धर्म देख के नेता मत चुनिए, ठीक है ना? और जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, कम से कम उनसे तो मेरी अपील यही है, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इतना मैच्योर हैं कि धर्म, जाति और इन सारी चीज़ों में ना फँसें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक साथ चुनाव कराने के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में रिपोर्ट का क्या कहना है। तो बात की जा रही है कि अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग एलसीआई लीगल कमीशन ऑफ इंडिया ने एक साथ चुनावों पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुद्दे से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सवालों का विश्लेषण किया गया था। यानी इस रिपोर्ट में क्या किया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन जो मुद्दा है, इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। उसके अलावा जो कानूनी पेच आएँगे उसके बारे में चर्चा की गई थी। विशेष रूप से आयोग ने प्रस्तुत किया कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। यानी जिस रूप में अभी हमारा संविधान है, अगर इसको देखेंगे तो संवैधानिक तरीके से ये ठीक नहीं होगा कि एक साथ चुनाव कराए जाएँ। उसके अलावा बात क्या है कि इसमें कहा गया है कि संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि उसे कम से कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त हो, यानी अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराना भी है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।
बहुत सारे कानून ऐसे होंगे जिसमें संशोधन करना पड़ेगा, तो इसके लिए कम से कम 50% राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, तभी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लागू किया जाना चाहिए। हालाँकि एक साथ चुनाव कराने के फायदों के संबंध में आयोग ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर तनाव कम होगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा और विकास गतिविधियों पर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित होगा। यानी जो आयोग गठित किया गया था 2018 में, इसने भी ये माना कि बहुत सारे फायदे तो हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको लागू करना है तो बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर संशोधन करना पड़ेगा और कम से कम 50% राज्यों को इसमें शामिल किया जाए। 1999 में न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले एलसीआई ने भी एक साथ चुनाव की वकालत की थी। तो यहाँ पे ये सारी सिफारिशें इसको ध्यान में रखेंगे। आंसर राइटिंग में इन्हीं सारे पॉइंट को कंक्लूड करना होता है जब निष्कर्ष लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं निष्कर्ष इस टॉपिक का तो बात की जा रही है कि स्पष्ट है कि एक साथ चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन इसको ऐसे किया जाए कि लोकतंत्र और संघवाद के मूल सिद्धांतों को चोट ना पहुंचे, इसमें कोई खतरा ना आए। इस संदर्भ में विधि आयोग ने एक विकल्प का सुझाव दिया है, जिसके अनुसार अगले आम चुनाव से निकटता के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए और अगले लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभा चुनाव का एक दौर तथा शेष राज्यों के लिए दूसरा दौर 30 महीने बाद होना चाहिए। लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि इनके बावजूद भी मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे विधि आयोग ने ये कहा था, जैसे मान लीजिए 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है, ठीक है? तो अब यहाँ पे राज्यों को ऐसे बाँट दिया जाए कि मान लीजिए ए नाम का राज्य है, बी नाम का राज्य है, सी नाम का और डी, ठीक? अब ये 4 राज्य हो गए। इनको ये देखा जाए कि ये कब इनके यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। अगर 2024 के बजाय 2025 में हो रहे हैं, 2023 में हो रहे हैं या 2026 में हो रहे हैं, तो इनको क्या किया जाए, इनके साथ रख दिया जाए, 2024 वाले लोकसभा चुनाव के साथ रख दिया जाए। उसके अलावा जो बचे हुए हैं, इनका चुनाव 30 महीने बाद कराया जाए। इस तरीके से धीरे-धीरे करके हम 2 से 3 साल में क्या करेंगे, तो सबका चुनाव एक साथ करवाने लग जाएँगे। पर यहाँ पे वही समस्या निकल के आती है। मान लीजिए आज आप लोग एक साथ चुनाव करवा दे रहे हैं, अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लग गया, वहाँ की विधानसभा फिर से भंग हो गई या फिर मान लीजिए लोकसभा में सरकार ही गिर गई, तब उसका क्या समाधान होगा? तो इस तरीके से ये प्रोसेस बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि एक साथ चुनाव कराया जाए। क्योंकि जो सरकार गिरने का डर है, वो तो हमेशा लगातार बना रहेगा और अगर बीच में सरकार गिर जाती है, तो फिर से पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पूरे प्रोसेस में दिक्कतें आ जाएगी। अन्यथा फिर 5 साल का निश्चित कार्यकाल करना पड़ेगा और जब 5 साल का निश्चित कार्यकाल कर देंगे, सरकार गिरने का डर ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सरकार निरंकुश हो जाएगी। ये लोकतंत्र के खिलाफ हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा संविधान का मूलभूत ढांचा है, उसके खिलाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगा नहीं, तुरंत इसको नल एंड वाइड करार देगा, इसको अवैध करार दे देगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारी समस्याएँ थी, इसके पक्ष-विपक्ष में तर्क बता दिए मैंने। आप सबने देखा भी है, हम सब ने इसके बारे में डिस्कस किया अच्छे से। देखिए, अगर लगता है आपको कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या पॉइंट बोलने में कमी हो रही है या कहीं और कोई कमी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया, भैया यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो अगले दिन हम लोग उसको फिर से इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई कमी लगती है, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे और बेटर किया जा सकता था। जब तक टू वे में नहीं चलेगा ना, टू वे का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो उधर से आप भी बताइए कुछ ना कुछ। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पढ़ा रहा है उसको सारी चीज़ें पता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें थोड़ी ना पता है और दुनिया के शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको सारी चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे मुझे 0.001% भी नहीं पता है, बल्कि बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जिसमें आपकी जानकारी मेरे से बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा। उस मामले में मैं आपसे बिल्कुल नहीं जानता हूँगा, आपका 1% भी नहीं जानता हूँगा। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि जो पढ़ा रहा है उसको सब पता है या वो गलत नहीं हो सकता है। गलत कोई भी हो सकता है, कोई भी गलत बोल सकता है। देखिए कई बार होता क्या है कि हम बोल कुछ और रहता है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। लगता है कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, पर जब बाद में लेक्चर सुनो तो लगता है यार यहाँ पे तो ये गलत हो गया। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था और निकल कुछ और रहा था। तो अगर इस तरीके से कभी भी आपको कोई समस्या लगती है, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसीलिए ओपन किया गया है। यह इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे प्रदूषण की वजह से, खास करके वायु प्रदूषण की वजह से, लोगों की जीवन प्रत्याशा में लगभग 8 वर्ष की कमी आ सकती है। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। जीवन प्रत्याशा से मतलब क्या है? जीवन प्रत्याशा से मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पे सामान्यतः औसत उम्र कितनी रहती है? जैसे मान लीजिए कि सामान्यतः औसत उम्र लोगों की 60 वर्ष है। यानी मान लीजिए 10 लोग हैं, कोई 65 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होती है, किसी की 55 साल की उम्र में, इस तरीके से मिलाकर लेकिन जब हम औसत देखते हैं, तो औसत कितना आता है कि 60 वर्ष आता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो जीवन प्रत्याशा है, यहाँ पे लगभग 8 वर्ष कम हो सकती है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो हम यही जानने वाले हैं इस रिपोर्ट के बारे में इस आर्टिकल में। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भारत का उत्तरी मैदानी भाग सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र है। यदि वर्तमान प्रदूषण स्तर जारी रहा, तो उत्तरी मैदानी इलाकों में औसत निवासी 8 साल की जीवन प्रत्याशा खोने की राह पर है। अभी वर्तमान समय में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 70.15 वर्ष है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की कितनी है? तो 77.28 वर्ष है।
इसी तरीके से अगर हम चाइना की देखेंगे तो चाइना की 78.08 ईयर ये जीवन प्रत्याशा चाइना की हो गई, ये यूएसए की और ये इंडिया की। और अगर यहाँ पे 8 वर्ष कम हो जाती है तो कितना हो जाएगा? सीधी-सीधी बात है कि 62 वर्ष के आस-पास हो जाएगा भारत का। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि प्रदूषण की वजह से जीवन प्रत्याशा में कमी आने की संभावना है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2021। इसके डेटा से पता चलता है कि पीएम 2.5 पीएम का क्या नाम है? यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है ना? इसका नाम है पार्टिकुलेट मैटर। प्रदूषण को 5 ग्राम प्रति घन मीटर तक कम करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ को दिशा निर्देशों को पूरा करने में विफलता से वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 2.3 साल की कटौती होगी। यानी डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है कि जो पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर है इसको कितना रखना है? तो इसको 5 ग्राम प्रति घन मीटर तक कंट्रोल करना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो 2.3 साल की कटौती हो जाएगी जीवन प्रत्याशा में। यहाँ पे बात की जा रही है AQLI, इसका पूरा नाम है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक। डेटा इस बात पर जोर देता है कि परिवेशीय कण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। और संकट के केंद्र में कौन है? तो संकट के केंद्र में दक्षिण एशिया है। अब साउथ एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं? दक्षिण एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं? तो जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश कहाँ पे आते हैं? तो दक्षिण एशिया में आते हैं। AQLI डेटा के अनुसार 2013 से 2021 तक दक्षिण एशिया में कण प्रदूषण 9.7% बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा में अतिरिक्त 6 महीने की कमी आने का अनुमान है। यानी अगर 2013 की तुलना में हम देखेंगे तो 2021 में जो ये कणीय प्रदूषण है वो कितना बढ़ गया है? लगभग 9.7% बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है इसमें लगभग 6 महीने की कमी आने की संभावना है। यहाँ पर हम पहले फोकस करेंगे चार्ट के ऊपर। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि बांग्लादेश हो गया, उसके अलावा नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, इन सबको लाल कलर की लाइन से दिखाया गया, जबकि आप देखेंगे चाइना को यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन से दिखाया गया। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि चाइना ने अपने आप पे सुधार किया है और यहाँ पे जो उसका प्रदूषण स्तर था उसको बहुत हद तक कम कर लिया है। जबकि बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन लोग के यहाँ पे अभी भी प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा है। मतलब सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ पे? तो ये बांग्लादेश में, उसके बाद किसका स्थान आता है? भारत का स्थान आता है। तो इस वजह से चाइना की जो लाइन है वो नीले कलर से दिखाई गई है। यहाँ पे बात की जा रही है बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान। यहाँ पे वैश्विक आबादी का लगभग 22.9% लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे प्रदूषित देश हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि 2021 में बांग्लादेश ने डब्ल्यूएचओ को दिशा निर्देश को फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से बांग्लादेश में औसतन जीवन प्रत्याशा 6.8 वर्ष घट गई। जबकि वहीं अमेरिका में देखेंगे तो सिर्फ 3.6 महीने की कमी आई है। यहाँ पे आप देखिए कि 6.8 वर्ष की कमी आ गई जीवन प्रत्याशा में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से। जबकि यहीं अमेरिका में देखा जाए तो सिर्फ 3.6 महीने की कमी आई है जीवन प्रत्याशा में प्रदूषण की वजह से। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है क्योंकि ये डेवलप कंट्री है। ये लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रदूषण से बचने के और सारे तरीके आज़माते हैं। बहुत सारे तरीके लेके चलते हैं और बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास इतना संसाधन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है चीन के बारे में। 2013 से 2021 तक प्रदूषण को 42.3% तक कम करने और अपनी जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा को 2.2 वर्ष तक बढ़ाने में अपनी सफलता के कारण खड़ा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यूएसए जैसे कंट्री की जीवन प्रत्याशा कम हो रही है, वहीं पे चाइना ने क्या किया है? तो अपने प्रदूषण स्तर को 42.3% तक कंट्रोल कर लिया है, इसको संभाल लिया, सुधारा। इसकी वजह से यहाँ पे यहाँ के जीवन प्रत्याशा में 2.2 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई है। यही वजह है कि यूएसए से भी ज़्यादा जीवन प्रत्याशा किसकी है? चाइना की है। अब इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि भारत में जीवन प्रत्याशा कम करने में 5 प्रमुख कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिन्होंने योगदान दिया। तो इसमें पहली पॉइंट है पीएम 2.5, ये कितना? तो 5.3% जीवन प्रत्याशा इसकी वजह से कम हुई है। उसके अलावा बात की जा रही है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का क्या मतलब? देखिए जहाँ पे कभी कार्डिक लग जाए, कार्डियो लग जाए, इसका मतलब होता है दिल से। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है स्ट्रोक आ गया, उसके अलावा हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो इसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी वजह से 4.5% जीवन प्रत्याशा कम हुई है। उसके अलावा बात की जा रही है हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, यानी उच्च रक्तचाप की, उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी हद तक लगभग 2.5% तक कमी हुई है जीवन प्रत्याशा में। उसके अलावा बात करें तंबाकू की, उसके अलावा चाइल्ड एंड मैटरनल malnutrition, इसका मतलब है शिशु तथा माता का जो कुपोषण होता है। जैसे आप देखेंगे जो लेडीज़ होती हैं, काफ़ी खून तो उनका पीरियड के टाइम पे बह जाता है। उसके बाद जब ये बच्चे को जन्म देते हैं तब भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो कई बार बच्चे भी कुपोषित होते हैं। बच्चे तो सामान्यतः होते हैं लेकिन माताओं के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, जिसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। भारत में जो 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है,
कण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये चार्ट 2 बता रहा है, चार्ट 2 यही है। कण से पता चलता है कि पीएम 2.5, अब यहाँ पे ये प्रधानमंत्री ने एक बार बता चुके हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। प्रदूषण में 2020 में 56.2 ग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 2021 में कितना हो गया, तो 58.7 ग्राम प्रति घन मीटर हो गया, जो डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों से 10 गुना से अधिक है। डब्ल्यूएचओ ने लगभग 5 ग्राम प्रति घन मीटर बताया और हमारे यहाँ पे कितना है, तो 58.7 ग्राम प्रति घन मीटर है पीएम 2.5 का स्तर। तो आप सोचिए कि कितने खतरनाक लेवल पे हम लोग खेल रहे हैं। मतलब हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं भाई, सीधा खेल रहे हैं जिंदगी के साथ। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश नहीं मानते हैं तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है उसमें लगभग 5.3 वर्ष की कमी आ सकती है। इसके विपरीत हृदय संबंधी बीमारियां औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा को लगभग 4.5 वर्ष कम कर देती हैं, जबकि बाल और मातृ कुपोषण इसे 1.8 वर्ष कम कर देते हैं। वही चीजें आप बताई गई, देख सकते हैं। यहाँ पर ये चार्ट नंबर 3 है जिसमें राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे बात करें चार्ट 3 भारत में सबसे प्रदूषित राज्यों को दर्शाता है और यदि प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है तो संभावित जीवन प्रत्याशा हानि को दर्शाता है। यानी इस चार्ट में ये बताया जा रहा है कि जो पीएम 2.5 का प्रदूषण स्तर है वो कितना है और उसकी वजह से जीवन प्रत्याशा में कितना कमी आएगी, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यहाँ पे शायद डेटा उतना क्लियर ना हो रहा हो तो मैं आपको इमेज टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे आप जिस राज्य से उस राज्य का आंकड़ा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग में काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आंसर राइटिंग हो गया, इससे हो गया, उसके अलावा एथिक्स में हम इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली में अगर देखेंगे तो जो पीएम 2.5 है इसका प्रदूषण स्तर कितना है, इसका प्रदूषण स्तर 126.51 है और इसकी वजह से लगभग 11.9 साल औसत जीवन प्रत्याशा जो उसमें कमी आ सकती है। इसी तरीके से बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में पीएम 2.5 का स्तर कितना रहा है, तो ये 94.36 रहा है। इसकी वजह से जीवन प्रत्याशा में 8.75 वर्ष की कमी आ सकती है। उसके बाद स्थान आता है हरियाणा का। यहाँ पे पीएम 2.5 का स्तर कितना है, तो 90.12 है और इसी की वजह से यहाँ पे जीवन प्रत्याशा में कितनी कमी आ सकती है, तो यहाँ की जीवन प्रत्याशा में लगभग 8.34 वर्ष की कमी आ सकती है। तो इस तरीके से डेटा देख लेंगे। मैं इसको इमेज जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे शायद क्लियर नहीं हो रहा उतना। यहाँ पे वही बात कह रही है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली में यदि वर्तमान प्रदूषण स्तर जारी रहता है तो 18 मिलियन लोग डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के सापेक्ष 11.9 वर्ष की जीवन प्रत्याशा और राष्ट्रीय दिशा निर्देश के सापेक्ष 8.5 वर्ष की जीवन प्रत्याशा खो सकते हैं। यानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है, अगर हम डब्ल्यूएचओ की माने तो यहाँ पे 11.9 वर्ष की जीवन प्रत्याशा खो देंगे ये लोग। यानी इनकी जीवन प्रत्याशा 11.9 वर्ष, लगभग 12 वर्ष कम हो जाएगी। फिर अगर राष्ट्रीय आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ की जीवन प्रत्याशा लगभग 8.5 वर्ष कम हो जाएगी। उसके अलावा बात करें उत्तरी मैदान, जहां आधे अरब से अधिक लोग रहते हैं और भारत की 38.9% आबादी रहती है, सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। उत्तरी मैदानी इलाकों में बिहार हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़, ये सारे क्षेत्र आते हैं। अब यहाँ पे हम मैप पे देख लेते हैं एक एक करके। ये हो गई आपकी दिल्ली, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया पंजाब, यहाँ पे हो गया आपका त्रिपुरा, उसके अलावा हो गया वेस्ट बंगाल, उसके अलावा हो गया झारखंड और यहाँ पे रहा छत्तीसगढ़ और उसके बाद ये राजस्थान। मैप पे देखने से एक बार क्लियर हो जाता है और अच्छे से दिमाग में छप जाता है। तो इस वजह से मैप पे दिखा दिए गए वो सारे राज्य जहाँ पे प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा और जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक होने की संभावना है। यहाँ पे चार्ट 4 दिखाया गया है। तो इस चार्ट में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भारत में औसत पीएम 2.5 का संकेंद्रण है वो कितना है, उसके अलावा अदर क्षेत्र में कितना है और यहाँ पे जो उत्तरी भारत का मैदान है उसमें कितना है। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि चार्ट 4 भारत में उत्तरी मैदानी इलाकों और अन्य सभी क्षेत्रों में वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता दर्शाता है। यदि प्रदूषण का स्तर बना रहता है तो नीतियां डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित स्तर तक प्रदूषण को कम करने में सफल नहीं होती हैं, तो उत्तरी मैदानी इलाकों में औसत निवासी की जीवन प्रत्याशा लगभग 8 वर्ष कम हो जाएगी। प्रदूषण जो कभी उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित था अब वो अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा। जैसे बात करें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जिनकी संयुक्त आबादी 204.2 मिलियन है, 2000 के बाद से प्रदूषण में क्रमशः 76.8% और 78.85% की वृद्धि हुई है, जिससे 2000 की तुलना में जीवन प्रत्याशा में 1.8 साल से लेकर के 2.3 साल तक की अतिरिक्त हानि हुई है। यानी यहाँ पे जीवन प्रत्याशा 1.8 साल से लेकर के 2.3 साल तक की कमी आ गई जीवन प्रत्याशा में। 2021 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा वायु गुणवत्ता को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया गया था। पहले ये 2005 में भी किया गया था,
तो वही यहाँ पे तुलनात्मक रूप से दिखाया गया कि 2005 में कितना रखा गया था और 2010 में कितना रखा गया। जैसे बात की जा रही है पीएम 2.5 की, तो 2005 में वार्षिक रूप से इसको 10% तक रोकना था और यहीं पे 2021 में कितना कर दिया गया, तो 5% कर दिया गया। और 24 घंटे के स्तर पर अगर देखा जाए तो 25 है और यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कमी की गई है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें PM10 के बारे में, तो वार्षिक रूप से 20 था, यहाँ पे इसको घटा करके 15 कर दिया गया है। 24 घंटे में कितना था, तो 50 रखना था, यहाँ पे 45 कर दिया गया है। इसी तरीके से बात की जा रही है ओज़ोन की, तो अगर 8 घंटे के हिसाब से देखेंगे, 100 था 2005 में, इसको अभी तक 100 ही रखा गया है। इसको यहाँ पे घटाया बढ़ाया नहीं गया और यहाँ पे 2005 में पीक समय में, पीक सीज़न में ओज़ोन क्षरण जो है, ओज़ोन का जो यहाँ पे आना होता है, उसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया गया था, जबकि 2021 में इसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई कि 60% तक रहना चाहिए। इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके देख लेंगे डेटा और आपको यकीन नहीं होगा कि इसी एक इमेज से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी मेंस में यही क्वेश्चन पूछा था कि जो डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही दिशा निर्देश जारी किए थे डब्ल्यूएचओ के द्वारा। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसी वजह से क्योंकि इसके तहत जो मामले हैं ना, वो बहुत ज्यादा लंबित मामले हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मामले अटका के रखे जा रहे हैं, इसके बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे सूचना आयोग हैं जहाँ पे प्रमुख ही नहीं है, और अगर प्रमुख है तो स्टाफ नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है। आरटीआई अधिनियम के तहत जो था, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि नागरिकों का सशक्तिकरण हो सके। वो कैसे होगा? जब हमारे पास डेटा रहेगा, हमारे पास जानकारी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सशक्तिकरण होगा। हम सरकार से सवाल पूछ पाएंगे, सरकारी संस्थानों से सवाल पूछ पाएंगे। अब इस आरटीआई एक्ट के तहत क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे जानकारी नहीं दी जा रही है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं की जा रही है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो जब यहाँ पे सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो ये कैसे काम करेगा? और जब नागरिकों को डेटा ही नहीं दिया जाएगा, तो हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा गवर्नमेंट क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है? हमारे स्थानीय स्तर पर कितना पैसा आया था, कितना राशन आया था, क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, सारी चीज़ें आरटीआई एक्ट के तहत हम जान सकते हैं आरटीआई फाइल करके। लेकिन जब यहाँ पे डेटा ही नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत सारी समस्या निकल के आएँगी। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल में कि आरटीआई में क्या-क्या समस्याएँ हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको कब लाया गया था और यहाँ पे 2019 में जो संशोधन किया गया है, तो उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे बात की जा रही है 13 वर्षों तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने नागरिकों को केंद्रीय और राज्य संस्थानों से जानकारी और डेटा प्राप्त करने में मदद की, जो सार्वजनिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध नहीं है। यानी इसके तहत ऐसी जानकारी भी हम इकट्ठा कर सकते हैं जो सार्वजनिक स्तर पर नहीं मिलती है, तो इसको हम सरकार से या जिस भी संस्था से आप चाहें उनसे जवाब के रूप में मांग सकते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे इसको रोक दिया जाता है, जानकारी नहीं दी जाती है। उसके अलावा बात करें आरटीआई अधिनियम किसी भी नागरिक को सरकार के पास मौजूद डेटा, दस्तावेजों और अन्य जानकारी तक पहुंच के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। भारत के आरटीआई अधिनियम को आमतौर पर दुनिया में सबसे व्यापक सार्वजनिक रिकॉर्ड पहुंच कानूनों में से एक के रूप में उद्घोषित किया जाता है। उसके अलावा बात करें, हालांकि हाल के वर्षों में कार्यकर्ताओं को चिंता है कि प्रणाली को कम से कम प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बंद हो रहा है। देखिए होता है क्या ना, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो चाहते हैं कि हमसे सवाल ना किए जाए। अब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही, सारी पार्टियों का यही हाल है। जो भी सत्ता में आएंगे वो यही सोचते हैं कि हम सवाल से बचते रहें, बहुत ज्यादा डेटा ना जाए जनता के पास, क्योंकि जब डेटा जाएगा तो पता चल जाएगा कि इनके कांड क्या है, ये लोग कौन कौन से काले काम कर रहे हैं। तो जब इनको पता चल जाएगा जनता को, फिर अगले चुनाव में इनको हटा देगी। और सत्ता से तो कोई नहीं हटना चाहता, पावर में सब रहना चाहता है। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, डेटा छुपाने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त ही नहीं रहेगा तो डेटा देगा कौन, जानकारी देगा कौन? तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे देखे बिना आप लोग ये गेस करिए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लंबित मामले हो सकते हैं आरटीआई अधिनियम के तहत। मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप लोग यहाँ पे नहीं देखते तो पक्का 100% गलत ही गेस करेंगे, क्योंकि वो राज्य ही ऐसा है। हाँ, यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र के बारे में, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लंबित मामले हैं। कोई है कि नहीं महाराष्ट्र से जो लेक्चर सुन रहा हो? अगर कोई महाराष्ट्र से है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मतलब एक ऐसी एजुकेटेड सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया की, इतना महत्वपूर्ण सिटी, इतना महत्वपूर्ण राज्य, जहाँ पे क्या है तो लंबित मामले हैं सबसे ज्यादा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भारत में 26 सूचना आयोगों के पास लगभग 3.15 लाख शिकायतें यहाँ पे लंबित हैं। वर्ष 2000 में कितने थे लंबित? तो यहाँ पे बात करें 2,18,347 थे, जो 2022 में बढ़ करके 3,14,323 हो गए। सबसे अधिक लंबित मामले कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पे हो गया कर्नाटक। जब हम मैप के थ्रू देख लेते हैं तो आंकड़ा और क्लियर हो जाता है, यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाती है, दिमाग में वो छप जाता है कि हाँ यार यहाँ पे दिखाया गया था, ये हो गया महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया कर्नाटक, तो ये चीजें और क्लियर हो जाती हैं। देखते रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 29 सूचना आयोगों में से 2 तो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। कौन कौन से? तो झारखंड और त्रिपुरा। झारखंड 29 महीने से और त्रिपुरा 15 महीने से पूरी तरीके से निष्क्रिय है।
निष्क्रिय का मतलब है कि काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मर गया है। इस तरीके से बात की जा रही है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बस ये समझाने के लिए कहा गया। 4 ऐसे सूचना आयोग हैं, जहाँ पे प्रमुख अधिकारी नहीं है, तो मतलब बताइए यहाँ पे हेड ही नहीं है, तो सूचना आयोग चल कैसे रहा है भाई, यही बताइए। और अगर सूचना आयोग का डाटा हम देखें तो सिर्फ 5% पद ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं हैं। मतलब यार हमारे इंडिया में ये चीज़ चलती रहती है, महिलाओं का आंकड़ा हमेशा कम ही रहता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, जैसे पुरुषवादी जो सत्ता है उसके बारे में बात की जाती है, जो समाज है उसके बारे में बात की जाती है। मतलब यार क्या चल क्या रहा है, महिलाएं हालांकि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी देखिए कि केवल 5% पद ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हों। ये 5% की जगह कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। और ये महिलाओं की भी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? जो भी लेडीज़ सुन रही हैं, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाइए, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाइए। आप ही लोग चल के आगे देश चलाने वाले हैं, ठीक है ना? आईएएस बन के ये देश चलाने वाले हैं, तो आप उसको टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए अच्छे से, इधर-उधर भटकिए नहीं। और आप लोग की भी ज़िम्मेदारी है कि जो महिलाओं का आंकड़ा भी कम आ रहा है ना, इसको बराबर लेकर के आइए। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि मणिपुर हो गया, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है तो सूचना आयोग कार्यालय प्रमुख अधिकारी के बिना संचालित हो रहे हैं। ये 4 सूचना आयोग थे, जो बिना प्रमुख अधिकारी के संचालित हो रहे थे, उसमें कौन-कौन है? तो मणिपुर हो गया, तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पे बात की जा रही है जुर्माना के बारे में, तो ऐसे मामले जहाँ पे जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, वहाँ पे 95% मामलों में जुर्माना ही नहीं लगाया गया है। मामलों का विलंबित निपटान, रिपोर्ट में कई आयोगों में मामलों के विलंबित निपटान दरों और उनके कामकाज में पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। आरटीआई आवेदनों के लिए ई-फाइलिंग सुविधा। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो ऑनलाइन सुविधा दी गई है आरटीआई फाइल करने के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है कि 29 में से केवल 11 सूचना आयोग आरटीआई आवेदनों या अपीलों के लिए ई-फाइलिंग सुविधा की प्रदान करते हैं और उसमें से भी केवल 5 ही कार्यरत हैं। मतलब आप ये देखिए कि टोटल 11 हैं जो ऑनलाइन सुविधा प्रदान करते हैं कि आप ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई दाखिल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसमें से भी केवल 5 कार्यरत हैं और आपको ये जान के हैरानी होगी जो सिर्फ 5 कार्यरत हैं, उसमें से भी बहुत सारे मामले देखने को आते हैं। जैसे तमिलनाडु का जो हो गया, ये सूचना आयोग ये कहता है कि हम लोग जो पोस्टल से पैसा आता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो यहाँ पे जो स्टाम्प पेपर होता है उसके थ्रू हम पैसा एक्सेप्ट करेंगे। अब जब स्टाम्प थ्रू होता है तो ₹10 का वो स्टाम्प पेपर होता है, उसकी कीमत ₹20 हो जाती है। उसके बाद क्या होता है मतलब आप सोच के देखिए कि ये लोग कहते हैं जो पोस्टल के थ्रू पैसा आता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो 5 कार्यरत हैं, टोटल तो 11 हैं जिसमें से 5 कार्यरत हैं। उसमें से तमिलनाडु जैसे भी कुछ हैं जिनके यहाँ पे बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिलती है कि ये लोग पैसा कई माध्यमों से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा कई सारी और समस्याएँ निकल के आते हैं ऑनलाइन फाइलिंग में। जैसे बात की जा रही है कि जब ऑनलाइन फाइलिंग पहले की जाती थी, तो एक बार जैसे हम गए, यहाँ पे ये पोर्टल है, यहाँ पे अपना प्रोफ़ाइल बनाया, उसके बाद ये प्रोफ़ाइल सेव रहता था। अब जब हमको आरटीआई दाखिल करनी होती थी किसी माध्यम से, तो हम जाते थे इस टैब में, उसके बाद जाके आरटीआई दाखिल कर लेते थे। अब क्या हो गया है, तब यहाँ पे प्रोफ़ाइल का सिस्टम खत्म हो गया है। अगर हमको आरटीआई दाखिल भी करनी है, तो बार-बार हमें अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नाम ये है, जेंडर ये है, एज इतनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, मतलब बार-बार ये चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इरिटेशन होती है लोगों को क्योंकि एक बार यहाँ पे प्रोफ़ाइल बना के हमने सेव कर दिया, हमें जानकारी चाहिए तो हम जाके उसके थ्रू ले लेंगे। लेकिन जितनी बार जानकारी चाहिए, अब मान लीजिए 1 दिन में 2 बार हमें आरटीआई फाइल करनी है, तो 2 बार हम बैठ के पूरे डेटा भरेंगे। उसके अलावा कई बार वेबसाइट नहीं चलती है, इंटरनेट नहीं चलता, आप सभी को पता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ निकल के आती हैं ऑनलाइन फाइलिंग में। और अगर किसी तरीके से गलती से ऑनलाइन डेटा पहुँच भी जाता है कि हमें आरटीआई चाहिए इस मामले में, तो पता चलता है कि यहाँ पे सूचना आयुक्त ही नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं है, तो जानकारी देगा कौन? तो इतनी सारी समस्याएँ हैं इस आरटीआई एक्ट के तहत। अब हम जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। तो इसके तहत सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य होता है। कितने दिन के भीतर? तो 30 दिन के भीतर जवाब देना है। अगर हम किसी सरकारी संस्था से, अधिकारी से, सरकारी प्राधिकरण से हम कोई आरटीआई दाखिल करते हैं और हम कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए और अगर वो जानकारी देने लायक है, यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नहीं है, तो इनको 30 दिन के भीतर ये जानकारी उपलब्ध करवा देनी है। अगर 30 दिन के भीतर ये जानकारी नहीं दे पाते तो इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। उसके अलावा बात की जा रही है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही को बढ़ावा देना, उसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकना तथा वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिए कार्य करना। अब लोकतंत्र का कैसे मुद्दा आ गया यहाँ पे, तो देखिए मान लीजिए कोई नेता है नाम का, वो भ्रष्ट है। अब हम उसके बारे में जब जानकारी इकट्ठा करेंगे आरटीआई के माध्यम से कि इनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, इसमें से कितने मर्डर के केस हैं, कितने रेप के केस हैं, कितने एक्सटॉर्शन के केस, तो जब ये सारी जानकारी हमारे पास रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैसला ले पाएँगे, निर्णय ले पाएँगे कि इस नेता को जिताना है कि हटाना है। तो इस तरीके से लोकतंत्र में हमारी भागीदारी और मजबूत होगी। अब इस आरटीआई एक्ट में 2019 में संशोधन पेश किया गया था, विधेयक लाया गया था, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें प्रावधान क्या किया गया है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और सूचना आयुक्त हैं, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे वो राज्य के हों, इनका कार्यकाल क्या होगा? तो पहले 5 साल का होता था, अब इनके कार्यकाल को केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि कितना होगा। केंद्र सरकार चाहे 2 साल करे, चाहे 3 साल करे, यानी वही समझिए कि अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम से क्या मतलब है कि सरकार के पक्ष में काम करेंगे, तो सरकार इनका कार्यकाल 1-1 वर्ष करके बढ़ाती रहेगी। अगर सरकार के विपक्ष में गए, तो सीधा उठा के फेंक देगी।
और पहले इस संशोधन से पहले क्या था, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, निश्चित होता था, तो कोई टेंशन नहीं रहती थी। तो कभी-कभी ये लोग सरकार के खिलाफ भी चले जाते थे। खिलाफ का मतलब ये है कि ऐसा डेटा भी दे देते थे, जो सरकार के खिलाफ जा सकता हो, जो सरकार को गिराने में मदद कर सकता हो। लेकिन अब यहाँ पे ये लोग चाह के भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे ही कोई डेटा देंगे, तुरंत सरकार उठा के फेंक देगी। और ये किसी एक पार्टी की बात है नहीं, जो भी सत्ता में आता है, सबको यही चाहिए। सब चाहते हैं कि सारी संस्थाओं पे कंट्रोल हो जाए, ताकि कोई हमारे खिलाफ ना बोले, ना देखे, ना सुने, ना कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, ना हम सत्ता से जाएँगे। उसके अलावा संशोधन ने क्या किया है, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और अन्य सूचना आयुक्त हैं, चाहे वो राज्य के हों, चाहे वो केंद्र को, इनका वेतन भत्ता कौन तय करेगा? इनका वेतन भत्ता भी केंद्र सरकार तय करेगी। इसके पहले क्या था, तो इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता किसके बराबर होता था? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके बराबर होता था। और यहाँ पे जो अन्य सूचना आयुक्त है, इनका वेतन भत्ता अन्य चुनाव आयुक्त के बराबर होता था। लेकिन अब क्या होगा, तो अब सरकार तय करेगी, वो भी कौन? तो केंद्र सरकार ये तय करेगी कि इनका वेतन भत्ता क्या होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यकाल भी सरकार तय कर रही है, वेतन भत्ता भी सरकार तय कर रही है। यानी कभी सरकार तय करे कि इनको 10,000 रुपए ही देना है, तो ये कुछ नहीं कह सकते। कभी सरकार तय करे कि इनको 10 लाख रुपए देना है, तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पूरे तरीके से सरकार इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके अलावा बात करें, इसने मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिए पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण वेतन कटौती से संबंधित खंडों को समाप्त कर दिया, जो उन्हें उनके सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त हुए थे। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 की आलोचना कानून को कमजोर करने और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां देने के आधार पर की गई थी। वही चीज़ यहाँ पे इमेज में बताने की कोशिश की गई कि आरटीआई एक्ट 2005 वाला जो है, इसमें मूल प्रावधान क्या थे, इसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। और यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया, संशोधन आया 2019 में, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको ऑरेंज कलर से दिखाया गया। तो यहाँ पे बात करें, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, सीआईसी एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, पहले इनका 5 साल का कार्यकाल होता था। अब क्या करेगा, तो अभी केंद्र सरकार तय करेगी कितना कार्यकाल होगा इनका। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जो मैंने आपको बताई है। इस इमेज को इसलिए डाल दिया गया ताकि अगर किसी को इंग्लिश आती है भाई, वो देखना चाहे तो यहाँ पे आसानी से देख सकता है। सिर्फ एक इमेज के थ्रू इसको ये क्लियर हो जाएगा कि आरटीआई एक्ट 2005 का मूल प्रावधान क्या था और जो संशोधन किया गया 2019 में, उसका मूल प्रावधान क्या है। देखिए, इस तरीके की इमेज जो है ना, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मिल जाए, नहीं भी मिले तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, उसको पूरे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्सप्लेन तो पहले ही कर चुके हैं, अगर किसी को देखना तो यहाँ से भी देख सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि 2005 में अगर कोई पेंशन भत्ता पाता था 2005 के एक्ट के हिसाब से, तो उसकी की तुलना में उसी अनुपात में क्या किया जाता था, इनकी सैलरी कम कर दी जाती थी। लेकिन अब जो 2019 वाला संशोधन आया, तो उनकी सैलरी कम नहीं की जाएगी, भले से उनको पेंशन दिया जाए। अब देखते हैं आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में गैर अनुपालन नागरिकों के प्रति लोक सूचना अधिकारियों, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का शत्रुतापूर्ण रवैया और सूचना छिपाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या करना। उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेके बहुत सारे डेटा छुपा लेना, इसको आप जोड़ लेंगे। देखिए, इसको सॉफ्ट तरीके से लिखेंगे कि कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे सामान्य जानकारी भी छिपाई जा सकती है। इस तरीके से लिखेंगे आंसर राइटिंग में, या कहीं भी अगर आप लिख रहे हैं तो। बोलने के लिए तो मैंने ऐसे बोल दिया, समझाने के लिए, ठीक है ना? उसके अलावा बात करें कि जनहित और निजता के अधिकार के संबंध में अस्पष्टता का अभाव। जैसे आप देखेंगे, भारत में आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसका हनन नहीं किया जा सकता है नॉर्मली। कुछ विशेष स्थितियों में तो किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इसका हनन नहीं किया जा सकता। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन सी सूचना जनहित के लिए है, कौन सी सूचना निजता का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड की जाएँगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? तो जो सूचना आयुक्त बैठे हैं यहाँ पे, मुख्य सूचना आयुक्त बैठे हैं, ये लोग क्या कई बार क्या करते हैं कि निजता का अधिकार के तहत आते हैं, इसलिए हम ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से कह के जानकारी नहीं देते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और खराब बुनियादी ढांचा। उसके अलावा बात करें सार्वजनिक महत्व के आवश्यक मामलों पर सक्रिय नागरिकों द्वारा किए गए सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति। उसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ताओं और आवेदकों की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ हमलों और धमकियों जैसे अन्य साधन। तो ये सारे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप लिख सकते हैं कि ऑनलाइन फाइलिंग में क्या दिक्कतें आती हैं, मैंने आपको पहले बताया। ये सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो ये डेटा भी हैं जो कार्यान्वयन में समस्या उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट जरूर आप इंक्लूड करें कि जो महिलाओं की नियुक्ति है वो बहुत ही कम है, इसमें लगभग 5% ही है। इसको जरूर इंक्लूड करेंगे। अब हम जानते हैं सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। अब क्योंकि एक अधिनियम के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो कैसी बॉडी होगी? तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी होगी। इसको हिंदी में कहेंगे सांविधिक निकाय। संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय वो होता है जिसके बारे में संविधान में चर्चा की गई। जैसे आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग हो गया, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग हो गया। तो ये सब कौन है? तो ये सब है संवैधानिक निकाय। और यहाँ पे एक ऐसी निकाय है, ये कैसी बॉडी है? तो ये सांविधिक यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। सदस्य कौन होता है? तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होने चाहिए।
उसके बाद की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब इस समिति में कौन-कौन होते हैं? तो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होता है। इसका क्षेत्राधिकार देखें तो सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक इसका क्षेत्राधिकार है। कार्यकाल, तो पहले आपको पता है कि कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का होता था। हालाँकि अभी ये जो विधेयक है 2019 वाला ये विधेयक है, ये पास होने के बाद क्या हो जाएगा? तो इनका कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। तो यहाँ पे कार्यकाल क्या है? 65 वर्ष की अवधि या 5 साल का कार्यकाल जो भी पहले पूरा हो जाए। और ये बात की जाए कि पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अब हम देखते हैं सीआईसी की शक्तियाँ और कार्य। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। उसके अलावा स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। अब स्वतः संज्ञान का सीधा सा मतलब ये है कि चाहे कोई शिकायत करे चाहे ना करे, अगर इनकी जानकारी में कोई मामला आता है तो ये लोग खुद से जाकर के एक्शन ले सकते हैं, खुद से कार्य कर सकते हैं। बैठ के वेट नहीं करेंगे कि कोई आएगा शिकायत करेगा तब हम लोग जाएंगे इसके बारे में काम करने। इसके अलावा बात की जा रही है कि ये समन भेज सकता है। दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती है इसके पास। समन भेजने का क्या मतलब होता है? कई बार आप सुने होंगे कि कोर्ट का समन आया है। समन एक तरीके से बुलावा होता है। बुलावा को भी समन कहा जाता है कानूनी भाषा में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे की राह क्या हो, तो बात की जाए कि सूचना आयोग जो है वो ठीक तरीके से काम करे, अच्छे से काम करे, लोगों के साथ मिलके काम करे। ऐसा नहीं कि शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए, लोगों को अपना दुश्मन समझे, जानकारी दे जो भी मांगी जा रही है। उसके अलावा बात करें कि पारदर्शिता भी बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम डेटा मांग रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे डेटा को रोक दिया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो प्रणाली है, ये जो प्रोसेस है इसका क्या किया जाए? तो डिजिटलाइजेशन किया जाए, डिजिटलीकरण किया जाए। उससे क्या फ़ायदा होता है? तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की कमी हो सकती है। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे वर्तमान समय में एआई का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके के जो पॉइंट है ना, अगर आप लिखते हैं अपने निष्कर्ष में आगे की राह में, तो आपका आंसर जो है सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि एआई आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। आप देखेंगे लगभग हर क्षेत्र में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर हम एआई का प्रयोग करके ये जो आरटीआई अधिनियम है इसमें करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। आगे की राह में वही सारी चीज़ें लिखनी है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है बस। जैसे यहाँ पे सूचना आयुक्त जो उनकी नियुक्ति की जाए, महिलाओं का पद जो बढ़ाया जाए, इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे लिख देंगे निष्कर्ष में तो आंसर राइटिंग हो गया अच्छा सा। अब यहाँ पे इमेज के थ्रू आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधान दिखाए गए हैं और आरटीआई के लाभ दिखाए गए हैं, तो इसको आप लोग एक दफा देख लेंगे। जैसे देख सकते हैं वही सारी बातें की जा रही है, तो उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं कि नागरिकों को सशक्त बनाना है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, भ्रष्टाचार को कम करना, उसके अलावा सरकार और आम जनता के बीच संपर्क बढ़ाना, सरकारी रिकॉर्ड या डेटाबेस को प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करना, उसके अलावा लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ानी, सारी चीज़ें वही जो मैंने बताई हैं। तो बार-बार वही चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। इसको मैंने इसलिए डाल दिया है कि अगर क्विक रिवीजन कोई करना चाहे, तो सिर्फ 2 इमेज के माध्यम से पूरा जो रामकथा चली उसका रिवीजन कर सकता है। अब यहाँ पे इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? तो बात करें धारा 2 के तहत लोक प्राधिकरण से आशय संविधान या किसी अन्य कानून के तहत गठित सभी प्राधिकरणों और निकायों से है। इसमें केंद्र हो गया, राज्य सरकार हो गई, स्थानीय निकाय हो गए, इन सब में गठित जो भी निकाय होंगे उन सबको शामिल किया जाएगा। धारा 4(1) भी क्या कहता है? तो सूचना को बनाए रखना और उसे समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना। धारा 6 सूचना हासिल करने के लिए सरल प्रक्रिया निर्धारित करना। उसके अलावा धारा 7 जन सूचना अधिकारी पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना। उसके अलावा धारा 8 इसमें केवल कुछ विषयों के बारे में सूचना को प्रकट किए जाने से छूट दी गई है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया, सार्वजनिक हित का मामला हो गया, ऐसे मामलों को यहाँ पे ना बताया जाए, ऐसी बात की गई धारा 8 में। धारा 19 यह अपील करने के लिए 2 स्तरीय तंत्र का प्रावधान करती है। यहाँ पे दी गई चुनौतियाँ क्या हैं, उसके अलावा यहाँ पे आगे की राह क्या हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीआईसी के बारे में मैंने बताया 2005 के अनुसार क्या था और 2019 के अनुसार क्या हो गया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो फिर से वही डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, दोहराने का। आप लोग ये सारी चीज़ें, ये इमेज इसलिए दी गई हैं ताकि अगर कोई क्विक रिवीजन करना चाहे, एक नज़र में देखना चाहे तो देख सकता है। तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।